हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। आपकी बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो आ गई है। बच्चों, आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 12 जून को है और आपका एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 24 जून को है। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए तो बस आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो इन 2 दिनों में आप कुछ नया ना सीख कर जितना आपने अब तक पढ़ा है सिर्फ उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बायोलॉजी के सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस डाले हैं, जिससे आपका बायोलॉजी सिर्फ एक वीडियो में कवर हो जाए। ये वीडियो में मैंने आंसर नहीं डाले हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप खुद आंसर करें और अपने आप को टेस्ट करें और देखें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपके लिए आंसर नहीं लेके आई हूँ, मैं आंसर करूँगी, लेकिन हर सेकंड के बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले आपसे जितना हो सके आप उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें और अपना एक पेपर पर साथ साथ आंसर लिखते रहें। और एंड में, वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मॉक टेस्ट 2 बायोलॉजी का। पहला मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है तो। उससे पहले आप क्वेश्चंस का ये देख लीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम है 12 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसकी ड्यूरेशन 120 मिनट्स है। बायोलॉजी के सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको चाहिए कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कवर कर लें, या उससे भी कम सेकंड में, कुछ सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन को ख़त्म करें, जिससे जो आपका बचा हुआ टाइम रहेगा वो आप अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज़ कर सकते हो। क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है कि आप एकदम से आंसर नहीं कर सकते, आपको कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगाना होगा, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस करनी होगी। तो इसीलिए आप बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस को जितना हो सके आप 1 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, वेलामेन इज फाउंड इन। ऑप्शंस आर विस्कम, वैंडा, सैंटलम, रोजा। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ। वेलामेन जो क्या है, वेलामेन है एक स्पॉन्जी मल्टीपल एपिडर्मिस जो रूट्स को कवर करती है एपिफिटिक प्लांट्स में। तो एपिफिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है यहाँ पे वैंडा। वैंडा ऑर्चिड फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, वैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स इन डेजर्ट इन ऑर्डर टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस हैव। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो अपना वाटर स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करते हैं, वहाँ पे पानी की कमी होती है, उस चीज़ से कैसे टॉलरेट करते हैं। तो ऑप्शन है इसके स्टिपुलर स्पाइंस होती है उनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होता है। स्टेम्स विच आर कन्वर्टेड इनटू लीफ टाइप, जो स्टेम्स उनकी कुछ स्टेम्स लीफ में बदल गई हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन, लॉन्ग रूट सिस्टम दैट रीच द वाटर लेवल। तो इसका आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, तो प्लांट्स को डेजर्ट में वाटर स्ट्रेस टॉलरेट करने के लिए उनके पास क्या होता है, वो उन्होंने अपने अंदर ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन की है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं वो प्लांट। तो प्लांट सर्वाइव इसलिए करते हैं, उनके पास लॉन्ग रूट सिस्टम होता है जो नीचे वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से डेजर्ट में प्लांट जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर दैट वी ईट इज। हम कॉलीफ्लावर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, उसकी स्टेम खाते हैं, फ्लावर, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। आंसर कीजिए। तो हम कॉलीफ्लावर का जो पार्ट खाते हैं वो है इन्फ्लोरेसेंस। आप ये मत सोचिए कि कॉलीफ्लावर का हम या तो फ्लावर खाएंगे या उसकी लीव्स खाएंगे, नो, हम उसकी इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है कि जो स्टेम होती है उस पर जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जो सारे पत्ते से लगे होते हैं, एक जगह गुथे हुए होते हैं, वो सब उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। और जो इसका आंसर था, सेकंड का आंसर था, वो था लॉन्ग रूट वाटर लेवल, लॉन्ग रूट सिस्टम रीच द वाटर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन सेल वॉल ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड। 2 सेल वॉल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या होता है, लोमासोम, लाइजोसोम, माइक्रोसोम, मिडल लैमेला। आंसर कीजिए।
तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला एक सीमेंटिंग का काम करता है दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में, उनको जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2 phase is not associated with options है synthesis of some non-histone protein, synthesis of tubulin protein for spindle fiber, DNA synthesis, RNA and protein synthesis। तो G2 phase में क्या नहीं होता एक तरह से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है डीएनए सिंथेसिस। G2 फेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ अनइंजर्ड लीफ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ द एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ अनइंजर्ड लीफ इज कॉल्ड। आपने सुबह सुबह देखा होगा पत्तों के ऊपर हल्की हल्की पानी की बूंदें आई हुई होती हैं, तो इसमें उस प्रोसेस का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है गटेशन, सेकंड ट्रांसपिरेशन, थर्ड इवोपरेशन, फोर्थ इवोट्रांसपिरेशन। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर है बच्चों गटेशन। गटेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें सुबह सुबह के टाइम पत्तियों पे जो थोड़ी थोड़ी पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, wooden doors swells up and get stuck during the rainy season. This is due to the phenomena of। सर्दियों के मौसम में आपने देखे हैं कि जो हमारे लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं और एक तरह से ना तो अच्छे से बंद हो पाते हैं ना खुल पाते हैं, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर इम्बाइबिशन, एंडोस्मोसिस, कैपिलैरिटी, डीप्लाज्मोलिसिस। तो इसका आंसर है बच्चों इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या प्रोसेस होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनी सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। तो आपने किशमिश भी देखी होगी, अगर हम किशमिश को पानी में डाल के रखते हैं सुबह तक वो फूल जाती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इम्बाइबिशन। ऐसे ही रेनी सीजन में वुडन डोर्स के साथ होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 इम्बाइबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर द एम्ब्रॉय सैक। पोलन ट्यूब एम्ब्रॉय सैक में कहाँ से एंटर करती है। ऑप्शंस आर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, सेकेंड बाय डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग द एग बिटवीन वन सिनर्जिड एंड सेंट्रल सेल, बाय नॉकिंग ऑफ द एंटीपोडल सेल। आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स कहाँ होते हैं और क्या होते हैं। मान लीजिए ये आपका एक एग सेल है, एग सेल के साथ ही दो एडजेसेंट सेल होते हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। तो जो पोलन ट्यूब आएगी वो इनमें से किसी एक सिनर्जिड से होती हुई जाएगी और एग सेल्स के साथ अपना रिप्रोडक्शन करेगी, या तो इस सिनर्जिड्स के साथ भी जा सकती है वो, या इस सिनर्जिड्स के साथ भी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। सेकेंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ऑप्शंस आर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 eggs in same embryo sac by 2 sperm both by the 1 pollen tube, third fertilization of the egg and the central cell by 2 sperm both by a different pollen tube, fourth fertilization of the egg and the central cell by 2 sperm both by the same pollen tube। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है 4th कि जो पोलन ट्यूब से 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं, यहाँ स्पर्म इन्होंने स्पर्म लिखा हुआ है, तो जो पोलन ट्यूब से 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं वो एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करता है। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जब एक पोलन ग्रेन आपका एग के साथ फर्टिलाइज होगा और दूसरा पोलन ग्रेन आपका सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज होगा।
तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 10, पोलन ग्रेन्स आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज देयर एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शंस आर क्यूटीन, सुबेरिन, स्पोरोपोलेनिन, कैलोज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, जो आपका पोलन ग्रेन होता है उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। आपकी उसकी बाहर की जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जिसे ना टेम्परेचर कुछ कर सकता है उसका, ना एसिड ना एल्काली, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बीइंग कॉजेज। तो एक्सो की और एबनॉर्मेलिटी ह्यूमन बीइंग में क्या कॉज करती है? ऑप्शंस आर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है टर्नर सिंड्रोम। ये मोस्टली फीमेल्स में होता है। ये सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स में होता है, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो इसका आंसर हो गया टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन पैटर्निटी। पैटर्निटी टेस्ट का प्रोसेस क्या है? प्रोटीन एनालिसिस, क्रोमोसोमल काउंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन काउंटिंग। तो इनमें से बेस्ट वे कौन सा है जिससे हम पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बच्चों इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने सीरियल्स और फिल्म्स में भी देखा है कि जब उन्हें पैटर्निटी टेस्ट करना होता है वो सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए टेस्ट करते हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज़ एनलार्ज ब्रेस्ट, स्पेयर्स हेयर ऑन बॉडी एंड सेक्स कॉम्प्लीमेंट एज XXY। ऊपर XXO था, यहाँ XXY है। तो वो पर्सन किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम जो था वो फीमेल्स को हो रहा था, लेकिन जो आपका क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है ये मेंस में होता है। अब डाउन सिंड्रोम की बात करें, तीनों सिंड्रोम्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। टर्नर सिंड्रोम हो गया आपका एक्सो टाइप, क्लीनफिल्टर हो गया XXY टाइप, और डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है ट्राइजोमी एट 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी होती है। तो इसका ऑप्शन तो सेकंड सही हो गया, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन कौन से है इनमें से? तो ऑप्शन है UGN, UAG, UUU, UUC, AUG, GUG, UAA, UAG। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है थर्ड, AUG एंड GUG। आप हमें एनसीईआरटी में तो सिर्फ AUG के बारे में बताया गया है कि AUG हमारा इनिशिएटर कोडोन है, लेकिन AUG के अलावा भी दो इनिशिएटर कोडोन और होते हैं, GUG और UUG। AUG की परसेंट 80% होती है, इसलिए मोस्टली AUG यूज़ होता है। GUG की होती है अराउंड 14% और UUG होता है 6%। तो मेनली जो यूज़ है वो AUG का है और फिर GUG का है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अभी जब इनिशिएटर कोडोन की बात कर रहे हैं तो हम स्टॉप कोडोन्स भी देख लेते हैं। हमारे स्टॉप कोडोन्स भी 3 होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, UAG, UAA एंड देन UGA। ये तीनों हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं। आप नोट चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इनिशिएटर कोडोन हो गए हमारे AUG, GUG, और स्टॉप कोडोन हो गए हमारे UAG, UGA एंड UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंपिंग जीन्स आर कॉल्ड। जंपिंग जीन्स किसे कहते हैं? सिस्ट्रॉन्स, म्यूटॉन्स,
ट्रांसपोजोन्स, रैकॉन्स। तो बच्चों इसका आंसर ट्रांसपोजोन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट सेल हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड। फर्स्ट टिश्यू कल्चर, सेकंड प्लूरोपोटेंसी, थर्ड टोटिपोटेंसी, है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, एंड फोर्थ जीन क्लोनिंग। तो इसका आंसर कीजिए बच्चों। तो इसका आंसर है टोटिपोटेंसी। एक प्लांट सेल फुल ग्रोन प्लांट में डेवलप हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी प्रोसेस नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी। एक प्लांट सेल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक छोटा सा प्लांट सेल पूरे एक फुल प्लांट में डेवलप हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉमन ब्रेड वीट। जो हम इसका आम भाषा में हम जो घर पे आटा यूज़ करते हैं, हम रोटी खाते हैं जिस आटे से, वो वीट कौन सा होता है? ऑप्शन है ट्रिटिकम डिकोकम, ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवियम। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है ट्रिटिकम एस्टिवियम। जो हम घर पर आटा यूज़ करते हैं, रोटी खाते हैं, उसको कहते हैं उस अनाज को कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवियम। 18th question, a person is suffering from impaired nervous system and madness after prolonged consumption of polluted water. Which metal is responsible? Hg mercury, Mn magnesium, Ca calcium, Pb lead। तो ऑप्शंस पहले आप आंसर कर दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है लेड, Pb। तो अगर एक इंसान पोल्यूटेड वाटर को कंटिन्यू पीता रहेगा तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो किस मेटल की उसके लिए कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल है? वो है लेड। अगर पानी में लेड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी इंसान के। नेक्स्ट 19, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज़ अ मेजर ऑफ। ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into water bodies, extent to which water is polluted with organic compound, third, amount of carbon monoxide inseparably combines with hemoglobin, fourth, amount of oxygen needed by green plants during night। तो ऑप्शन सामने है, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है 2, extent to which water is polluted with organic compound। Biological oxygen demand is a measure of extent to which water is polluted with organic compound। Next question, the Montreal Protocol refers to। Montreal Protocol किस लिए हुआ था? एक तरह से जो मॉन्टेरल प्रोटोकॉल हुआ था वो किस लिए हुआ था? ऑप्शंस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू। तो जो मॉन्टेरल प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए मॉन्टेरल प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म इज फाउंड इन। ऑप्शंस आर हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोन, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, जू क्लोरेला एंड हाइड्रा, ई कोलाई एंड मैन। अब म्यूचुअलिज्म किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बच्चों इसका आंसर है थर्ड, जू क्लोरेला एंड हाइड्रा। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म तो होता क्या है? म्यूचुअलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा। अगर जू क्लोरेला हाइड्रा से कुछ बेनिफिट कर रहा है तो हाइड्रा भी जू क्लोरेला से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेगा। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब आप
किसी एसोसिएशन में है तो आप दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शंस आर विविपैरिटी एंड बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल्स, सेकंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, थर्ड हेट्रोडोन टीथ एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, फोर्थ अ मस्कुलर डायफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। आंसर कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर है अ मस्कुलर डायफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो जो मैमल्स होते हैं उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी होगा और मस्कुलर डायफ्राम भी होगा। ये वाले जो ऊपर के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं ये कुछ मैमल्स में होंगे, कुछ मैमल्स में नहीं होंगे, लेकिन एक मस्कुलर डायफ्राम और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हर मैमल के पास होगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन इन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, प्लाज्मा, हेपरिन। इसका भी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई नहीं, आप आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, हेपरिन। हेपरिन हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। कोगुलेशन का मतलब होता है एक तरह से खून का थक्का जमना। जब हमें चोट लग जाती है और जो बाहर जब खून निकलता है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही उसका ब्लैक हो जाता है, जिसे खून का थक्का जमना कहते हैं। तो वो हमारे खून में नहीं हो पाता, उसका है आंसर हेपरिन। हेपरिन की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में खून कोगुलेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटन डक्ट इज द डक्ट ऑफ। वॉटन डक्ट कौन सी डक्ट है। ऑप्शन सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन 2 पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन 3 सबलिंगुअल ग्लैंड, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल की बात करें तो आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्टेंसन डक्ट होती है और आपका पैरोटिड ग्लैंड जो है वो चिक्स में होता है। नेक्स्ट आपका सबलिंगुअल ग्लैंड आता है। सबलिंगुअल ग्लैंड में जो डक्ट होती है वो रिविनियस डक्ट होती है, जो हमारा बिलो टंग होता है। और नेक्स्ट जो ये क्वेश्चंस में पूछा था आपसे वॉटन डक्ट का, ये वॉटन डक्ट आपकी सब मैंडिबुलर हो जाएगी। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होता है, आपके लोअर जॉ में। सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, आपका लोअर जॉ। तो अगर आपको इसे याद करना है तो आपको स्टेंसन डक्ट तो एज इट इज़ याद करना होगा कि वो पैरोटिड ग्लैंड में होती है, लेकिन रिविनस ग्लैंड आप इसमें रिविनस का आर ले लीजिए और लिंगुअल का एल ले लीजिए। तो आर और एल, राइट लेफ्ट, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आर से राइट, एल से लेफ्ट। तो आर के साथ एल वाला आना है, तो सब लिंगुअल में एल आ रहा है। और वॉटन डक्ट का देखें तो वॉटन का डब्ल्यू और मैंडिबुलर का एम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर वॉटन है तो मैंडिबुलर और अगर रिविनियस डक्ट है तो सबलिंगुअल। तो अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल इज। ऑर्निथीन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है यूरिया। यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है ऑर्निथीन साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। सभी जो ऑप्शंस में वेन्स दी हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय एक वेन के। वो वेन बतानी है आपको, कौन सी वेन है। ऑप्शन है आपके पास पल्मनरी वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल आर्टरी। तो आंसर कीजिए। आंसर आप जितना फटाफट हो सके उतना कीजिए,
क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट से भी बहुत पहले एग्ज़ाम में आपको आंसर करना होगा। तो बच्चों इसका आंसर है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरिया ऑफ हार्ट। क्या जो पल्मनरी वेन है आपकी वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट आर्टरिया तक पहुंचाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 पल्मनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन फाइगोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम। बच्चों इसका आंसर है स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइमैग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अब पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कॉमन क्या है या क्या डिफरेंस है वो आपको ऑप्शंस में पता चलेगा। ऑप्शन 1, हैव एडिबल पार्ट विच आर होमोलोगस ऑर्गन, हैव एडिबल पार्ट विच आर एनालोगस ऑर्गन, हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द सेम प्लेस, आर टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है हैव एडिबल पार्ट विच आर एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस, और सबसे पहले तो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। अब इसमें जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है ये क्या है? ये रूट की मॉडिफिकेशन है, और जो हमारा पोटैटो है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए लेकिन इनका फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन क्या है? ये फूड को स्टोरेज करते हैं। पोटैटो भी खाने के काम आता है और स्वीट पोटैटो भी खाने के ही काम आता है। तो ये एक दूसरे के एनालोगस ऑर्गन है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का फॉर्मूला क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आंसर कीजिए। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। अब एनसीईआरटी में आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ना होगा कि जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ था तो जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से पहले जो वहाँ पर पेड़ थे उनके जो ट्रंक होते हैं, तने, वो लाइट कलर में होते थे और उन पर जो मोथ बैठता था, एक तरह से एक कीड़ा उस टाइम का, वो लाइट वाइट कलर में होता था, वाइट या हल्के से लाइट ग्रे कलर का होता था। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन पॉल्यूशन आया वहाँ पे। पॉल्यूशन के बाद जो आपके ट्री के ट्रंक्स थे वो डार्क कलर के हो गए, और उसी के साथ साथ जो मोथ थे, एक तरह से जो कीड़ा था, उसने भी अपना इवोल्यूशन किया, वो डार्क कलर का हो गया, वो ब्लैक कलर का हो गया। तो इसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं। उनका कलर चेंज हो गया फ्रॉम लाइट कलर टू डार्क कलर, तो इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज़ मच बीन इन द न्यूज़। द प्रीफिक्स बीटी मीन्स। ऑप्शन बैरियम ट्रीटेड कॉटन सीड, bigger thread variety of cotton with better tensile strength, produced by biotechnology using restriction enzyme and ligase, carrying an endotoxin gene from Bacillus thuringiensis। तो बीटी कॉटन में आपसे पूछा गया है कि बीटी किसको डिनोट कर रहा है? बैरियम ट्रेटेड को, बिगर थ्रेड को, बायोटेक्नोलॉजी को, या बैसिलस थुरिंजिनेसिस को। तो आंसर कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर है 4th, कैरिंग एन एंटीटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बीटी कॉटन में जो बीटी है वो बैसिलस थुरिंजिनेसिस को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? एक तरह
ऑप्शन 1 आर एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव DNA at specific site. Second, make DNA complementary to an existing DNA or RNA. Third, cut or join DNA fragment. Fourth, are required in vectorless direct gene transfer. तो बच्चों इसका आंसर फर्स्ट सही है, आर एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव DNA एट स्पेसिफिक साइट। जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो DNA को क्लीव करता है, एक स्पेसिफिक साइट्स दी होती हैं वहाँ से ही क्लीव करेगा, ना आगे से ना पीछे से, जो स्पेसिफिक साइट होगी वहीं से ही DNA को कट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यही होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव DNA एट स्पेसिफिक साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन से कौन सी डिजीज़ होती है? ऑप्शंस आर गॉइटर, एंटेरिक फीवर, स्किन कैंसर, हेयर कैंसर। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए। तो बच्चों इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, हे फीवर। हे फीवर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज। जुलाई 11 को क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, नो टोबैको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जुलाई 11 को आपको बताना है कि जुलाई 11 को क्या होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 को ऑब्जर्व किया जाता है। और आप इन तीनों, नो टोबैको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, आपको इनके आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।